हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ श्री कार्तिक जोशी। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स। टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स क्यों टॉपिक लिया? क्योंकि आज के डेट में लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने रिडेम्पशंस करवाए थे। रिडेम्पशंस करवाने के बाद अब आया रिटर्न फाइलिंग का टाइम, तब जाके क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये इक्विटी ओरिएंटेड है, डेप्ट ओरिएंटेड है, मुझे इस पर 15% टैक्स लगेगा, 20% लगेगा या टैक्स ही नहीं लगेगा। तो ये सारे कंफ्यूजन और क्वेश्चंस को जमा करते हुए आज का वीडियो बनाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे देखते हैं। आज हम टॉपिक करेंगे इक्विटी ओरिएंटेड जो होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरह से लगेगा, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होगा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरह से, इक्विटी ओरिएंटेड होगा तो लॉन्ग टर्म किस तरह से लगेगा, ग्रैंडफादर रूल, एग्जांपल्स ऑफ ग्रैंडफादर रूल्स, डेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, एग्जांपल्स ऑफ डेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, सेट ऑफ द लॉसेज, इंट्राडे ट्रांजैक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और व्हाट इज ईएलएसएस। ये 13 टॉपिक को कवर करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं कि टैक्सेशन किस तरह से होता है। तो होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर किसके ऊपर? तो एक होता है इक्विटी के ऊपर, एक होता है डेप्ट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी पे किस तरह से करते हैं। इक्विटी पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरह से गिना जाएगा और कौन से क्या होगा उसका टाइम पीरियड। तो क्या कहता है इक्विटी ओरिएंटेड? तो इफ योर म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी ओरिएंटेड इक्विटी शेयर्स अगर आपने एक साल के अंदर परचेज के एक साल के अंदर ही आपने बेच दिए तो आपको लगेगा इक्विटी ओरिएंटेड इक्विटी के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो किस तरह से लगेगा? टैक्सेशन एट 15%। अभी सोल्ड विद इन महीने का फंडा क्या हुआ? से फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी 21 को परचेस किया और 31 जनवरी 21 के पहले उसको बेच दिया तो आपको लगेगा, और वो अगर इक्विटी ओरिएंटेड है तो आपको टैक्सेशन लगेगा 15% के हिसाब से, प्लस एजुकेशन सेस जो कवर होगा वो उसके ऊपर आपको टैक्सेशन 15% के हिसाब से भरना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम डेप्ट में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर अराइज होता है तो क्या होगा? अगर डेप्ट किस तरह से गिना जाएगा? सोल्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड्स या कोई डेप्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया है और आपने 3 years के अंदर अगर उसको परचेस करने के बाद अगर बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। अभी वो लगेगा नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। खास करके ध्यान रखो, इक्विटी में अगर शॉर्ट टर्म है तो 15% लगेगा, डेप्ट के अंदर अगर शॉर्ट टर्म आ रहा है तो आपको नॉर्मल इनकम टैक्स। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप डेप्ट में हो और 5 लाख से इनकम आपकी कम आ रही है और इसके अंदर हम इक्विटी ओरिएंटेड डेप्ट ओरिएंटेड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी उसके अंदर मिला के अगर आपकी इनकम 5 लाख के नीचे चली गई तो आपको टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा। तो ये याद खास करके रखना, अगर आप डेप्ट में हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, दैट इज 3 साल के अंदर आपने बेच दिया तो आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्सेशन भरना होगा। फिर जाते हैं इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ था? अगर एक साल के अंदर आपने सेल कर दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, पर अगर आप एक साल से ऊपर इक्विटी ओरिएंटेड या तो इक्विटी स्टॉक्स या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन एप्लीकेबल होगा। उसका क्या फंडा है? उसका फंडा ऐसा है कि नील टैक्स अप टू 1 लाख। तो अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी ओरिएंटेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो और आप एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो और अब जब होल्ड करके बाद उसको जब रिडीम करते हो या आप वापस सोल्ड आउट करते हो उस शेयर्स को, तब आपको अगर टैक्स लगा तो किसके ऊपर लगेगा? 1 लाख तक तो नील है। तो से फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और एक साल के बाद जब आप रिडीम करने जा रहे हो और वो 10,80,000 की वैल्यू आ रही है तो दैट इज 80,000 आपका गेन है और 1 लाख के नीचे है तो आपको टैक्स लगना नहीं है। पर हाँ, से फॉर एग्जांपल वो गेन आपका 11,10,000 हुआ। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, जब सोल्ड आउट किया तो 11,10,000 आया, तो 1,10,000 में से 1 लाख माइनस हो जाएगा। जो डिफरेंस 10% बचा ना, 10,000 रुपीज, उसके ऊपर आपको 10% टैक्स भरना है। तो जो एडिशनल 1 लाख के अबव जो गेन आएगा उसके ऊपर आपको 10% भरना है। तो 10,000 के ऊपर 10%, दैट इज 1,000 रुपीज का आपको कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स का फंडा नहीं अप्लाई होगा, पर हाँ यहाँ क्या अप्लाई होगा? ग्रैंडफादर रूल अप्लाई होगा। तो ग्रैंडफादर रूल कब से अप्लाई हुआ है? 1/4/2018 से। अभी ये समझते हैं कि ग्रैंडफादर रूल क्या है। ग्रैंडफादर रूल क्या कहता है? ग्रैंडफादर रूल ये कहता है कि से फॉर एग्जांपल आपने कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखी थी और 31 जनवरी 2018 उसके पहले आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी और वो आप अगर 1/4 के बाद कभी बेचने जा रहे हो 1/4/2018 के बाद, तो आपको ग्रैंडफादर रूल अप्लाई होगा। अभी ग्रैंडफादर रूल क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरह से गिनी जाएगी? उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो से फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। 95 या 98 या 90 या 2000 या 85 में आपने कुछ इन्वेस्ट किया था और उसकी आपने से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज में इन्वेस्ट किया था, तो वो एक्चुअल कॉस्ट हुई 10,000। फिर आपको गिनना है हायर ऑफ दिस और एंड इक्वल टू लिखा है लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी। तो वो शेयर से फॉर एग्जांपल रिलायंस के शेयर आपने 85 में परचेस किए थे 10,000 रुपए में, आज फेयर मार्केट वैल्यू उसको 31/3/18 को उसकी 1 लाख रुपए फेयर वैल्यू है, 10,000 की वैल्यू 1 लाख रुपए है।
और सेल प्राइस उसकी अगर 1,10,000 रुपया है तो आपको लोअर गिनना है। दो में से लोअर क्या हुआ, 1,00,000 रुपया, 1,00,000, और इसके अंदर क्या हुआ 10,000 और 1,00,000, तो हायर क्या होगा आपके लिए 1,00,000। एग्जाम्पल से समझाता हूं, पर ओवरऑल फंड है इस तरह से, इसको अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, से फॉर एग्जाम्पल ये गिनते हैं साल हम 90s या 80s कुछ भी गिन लो, उसमें आपने 10,000 में इन्वेस्ट किया था। फिर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2018 ये क्या है 12,000 रुपया। अब आप जब सेल करने जा रहे हो आज की डेट में, कभी भी सेल कर रहे हो, वो सेल वैल्यू आपकी 15,000 है, तो इन दोनों में से लोअर लेना है। लोअर क्या हुआ 12,000 रुपीज, ये दो में से लोअर और इन दोनों में से ए और बी में से हायर, तो 12,000 रुपीज आपकी डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ जिस दिन आप सेल करने जाओगे उस दिन के लिए। और वो सेल प्राइस आपकी क्या माइनस हुई, ये सेल प्राइस है, सेल प्राइस माइनस डीम कॉस्ट, दैट इज 15,000 माइनस 12,000, आपको 3,000 रुपीज का गेन आया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 16,000 रुपए का आपका डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। आपने जब भी परचेस किया था, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स परचेस किया, शेयर्स परचेस किए थे, तब वो 16,000 में परचेस किए थे। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 क्या है 11,000 रुपया। उसकी सेल प्राइस क्या डिसाइड हो रही है 26,000 रुपीज, दोनों में से लोअर क्या हुआ 11,000, इन दोनों में से लोअर हायर क्या हुआ 16,000, तो आपकी क्या डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 16,000। आपने कितने में बेच रहे हो आप इसको 26,000 में, तो 26 माइनस 16 10,000 का आपका गेन आ रहा है। थर्ड एग्जांपल समझते हैं, 19,500 की आपकी इक्विजिशन कॉस्ट है, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू की 12,000 और सेल प्राइस है 9,000 रुपया, दोनों में से लोअर क्या हुआ 9,000, 9,000 माइनस 9,000 गिनना है या 19,500 गिनना है, तो आपकी डीम्ड कॉस्ट हुई 19,500, बिकॉज हायर ऑफ दिस टू, एक ये कंडीशन है, दूसरी ये दो कंडीशन है, यहां से लोअर उठाना है और फिर लोअर के बाद इन दोनों में से जो हायर होगा वो लेना है, तो यहां हुई 19,500। अभी जब बेचने जाओगे तो सेल वैल्यू क्या है 9,000, डीम्ड कॉस्ट क्या हुई आपकी 19,000, तो आप लॉस में चले गए। मजेदार है, लास्ट का एग्जांपल देते हैं, 12,000 में आपने परचेस किया हुआ था, अभी यहां अगर सेल प्राइस इसकी 25,000 है और फेयर मार्केट वैल्यू 30,000 है, आपको क्या लेना है लोअर लेना है 25,000 रुपया। अभी 25,000 लेने के बाद आप जब इसको मार्केट इन दोनों में से हायर आएगा, तो 25,000 और 12,000 में हायर क्या हुआ 25,000, तो आपने 25,000 रुपए की इसकी डीम्ड कॉस्ट एक्विजिशन ली। जब बेचने के मार्केट में क्या वैल्यू है 25,000, तो आपका क्या आया गेन 0 आया। इस तरह से ग्रैंडफादर रूल समझना है, अगर ना समझ पड़े तो इसको फिर से देखना, ये बहुत ही इजी है। और इससे भी अगर फाइनली ये चीज होता है कि जब रिटर्न भरने बैठ रहे हो तो आप कोई भी प्रोफेशनल या सीए के साथ बैठ रहे हो तो ये इस हिसाब से आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। तो कभी भी आप ये क्वेश्चन आ जाते हो यार मुझे तो इतना गेन था या मुझे इतना लॉस था कैसे गिना गया, तो ये ग्रैंडफादर रूल के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, डेप्थ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी डेप्थ में मैंने बोला था कि 3 साल के कम होल्ड कर रहे हो तो क्या होगा शॉर्ट टर्म गेन होगा डेप्थ के अंदर, पर अगर 3 साल से हायर जा रहे हो तो क्या आएगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर डेप्थ में आ रहा है तो आपको टैक्सेशन किस तरह से गिना जाएगा, दैट इज 20% कैपिटल गेन लगेगा आपको डेप्थ के अंदर। तो ये किसके लिए अच्छा होता है, हाँ यहाँ आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सबसे जैसे ग्रैंडफादर रूल अप्लाई हो रहा था इक्विटी ओरिएंटेड के अंदर, डेप्थ के अंदर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको भी हम आगे देखते हैं विद एग्जांपल्स कैसे अप्लाई होता है। अभी ये 20% है तो ये सबसे अच्छा किसके लिए होता है, जो हायर स्लैब में है, जो 30% स्लैब भर रहा है ना, उसके अंदर डेप्थ ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट है तो उसको 20%, उसको 10% वहां फायदा हो जाता है। तो इट्स गुड फॉर द पर्सन हु आर इन्वेस्टिंग इन डेप्थ एंड हु हैव द हायर स्लैब रेट्स, मतलब इनकम टैक्स में जो 30% में जा रहे हो डेप्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां उसको फायदा हो रहा है 10% इसके अंदर जाने के लिए। अभी इंडेक्सेशन समझते हैं, इंडेक्सेशन क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये गवर्नमेंट के दिए हुए हैं, ये कोई मैन्युअली बनाए हुए नहीं है, मेरे बनाए हुए नहीं है। तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन आप गूगल करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, हर साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है। अभी 21-22 का इंडेक्स है 317 रुपया, तो इसी हिसाब से से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी शेयर 2001 या 2 में परचेस किया था उसकी 100 रुपये प्राइस गिनी जाएगी, 9-10 में परचेस किया था तो उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गिनना है 148 के हिसाब से। पर हाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 2001 के पहले का परचेज है, से फॉर एग्जांपल आपका 95, 80, 60 का परचेज है कुछ, तो उस केस के अंदर उसकी इंडेक्सेशन गिनी जाएगी 100 रुपीज के हिसाब से। एग्जांपल के साथ समझाता हूं कैसे अप्लाई होगा। एग्जांपल समझो परचेज डेट आपकी 95 की थी, दैट इज बिफोर 2001-2 के हिसाब से, उसमें आपने 10,000 का परचेज किया था तो उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं है हमारे पास आज की डेट में, पहले था, गवर्नमेंट ने रिवाइज करके 2000 कर दिया है। उस केस के अंदर सेल डेट हम जो 2018 में बेच रहे हो 2 लाख में, अभी इसकी इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी 10,000 की, क्या वैल्यू गिनी जाएगी, तो 10,000 को 100 रुपए 18 में बेच रहे हो, 18 का इंडेक्सेशन क्या था 2018 का इंडेक्सेशन था 280 रुपए, 2018 का 280, तो 280 के हिसाब से
ये 10,000 को 280 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड जो होगा बेस रेट इसका 100, तो इसकी 28,000 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, जो आपकी माइनस होगी 2 लाख के सेल प्राइस से। तो 2 लाख माइनस 28,000, 1,72,000 है, इसके ऊपर आपको 20% कैपिटल गेन भरना होगा, तो दैट इज 34,400। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में जैसे 2 लाख में से 10,000 1,90,000 होता है, उस पर आपको भरना पड़ता 36,000 रुपए 38,000 रुपए, ऐसा नहीं, आपका इंडेक्सेशन की वजह से ये गेन आपका कम हो गया, आपको टैक्सेशन बर्डन कम हो गया है। इसका और एक एग्जांपल समझते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल यही आपने परचेस किया था 10,000 का इन्वेस्टमेंट 2005 में, तो जनवरी 2005 में, तो जनवरी 2005 का अगर हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखते हैं, 2005 का इंडेक्स देखते हैं 4-5 का, तो हमारा 113 रुपया, 113 कॉस्ट, तो रुपया नहीं है सॉरी, वो इंडेक्सेशन है। वो किस तरह से गिना जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 280 डिवाइड बाय 113, तो आपका ये आया इंडेक्स वैल्यू आया 24,778। इस पे प्रॉफिट किस तरह से डिराइव होगा, 2 लाख माइनस 24,000 दैट इज 1,75,000, और उस पे आपको 20% टैक्स लगेगा, दैट इज 35,044 रुपीज। यहाँ ज्यादा क्यों आ गया टैक्स, क्योंकि आपने कम टाइम में आपको गेन ज्यादा आ रहा था, इसलिए आपका टैक्स बर्डन बढ़ गया। अगर आपने वहां 95 का इन्वेस्टमेंट था, 2000 के हिसाब से गिना था, यहाँ 2005 का इन्वेस्टमेंट था, आपको कम टाइम में आपको ज्यादा गेन हो रहा था, इसलिए आपको टैक्सेशन बर्डन ज्यादा आ रहा है। अभी टैक्स ऑन डिविडेंड्स, टैक्स ऑन डिविडेंड्स क्या है, तो पहले तो 2019-20 तक तो कंपनीज जो टैक्स पे करती थी, हमें जब डिविडेंड पे करती थी वो खुद ही भर देती थी, और हमें ये एग्जेम्प्टेड होता था, हमें एज ए इंडिविजुअल हमें टैक्स नहीं भरना पड़ता था। पर अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट क्या लेके आई कि अभी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको जो भी डिविडेंड इनकम आ रही है, एज ए इंडिविजुअल एज अ असेसी यू हैव टू ऐड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड यू हैव टू पे टैक्स एट नॉर्मल स्लैब रेट्स। उसमें भी गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन ऐड किया था कि अगर आपका 5,000 से ज्यादा डिविडेंड आ रहा है तो कंपनी आपका 10% टीडीएस काट लेगी और काट के आपके अकाउंट में जमा करेगी, जो आप जब रिफंड रिटर्न फाइल करते हो तब आप उसका रिफंड ले सकते हो इन एप्लीकेबल केसेस, अगर आप अप्लाई होते हो तो। अभी जाते हैं सेट ऑफ। बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूज होता है, सर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो मुझे सेट ऑफ किस तरह से मिलेगा। तो क्या कहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के सामने ही सेट ऑफ होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो किसके सामने सेट ऑफ होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों के सामने सेट ऑफ हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों में कंफ्यूजन होता है, सर मैं कमा रहा हूं फिर भी आप ये लॉस सेट ऑफ नहीं कर रहे हो। भाई लॉन्ग टर्म लॉस है तो लॉन्ग टर्म गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म लॉस के सामने सेट ऑफ होगा, और शॉर्ट टर्म गेन होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म दोनों के सामने सेट ऑफ हो सकता है। और अगर ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो आप कितने साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप इसको 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और उसके बाद ये राइट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंट्राडे ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कैरिड आउट ऑन द सेम डे। बाय और सेल है ना, आपका सेम डे हुआ है, आज ही सुबह में परचेस किया था, शाम को आपने सेल कर दिया, तो अब ये आएगा इंट्राडे ट्रांजैक्शन के अंदर। अभी ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा, नहीं, इसको बिजनेस इनकम गिना जाता है और स्पेक्युलेटिव इनकम के अंदर ऐड होके इसके ऊपर से प्रॉफिट जो भी आता है वो एज अ बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होके, जो भी स्लैब रेट आ रहा है, नॉर्मल में जा रहे हो आप 20-30%, उसके हिसाब से वो टैक्सेबल गिना जाएगा। अगर ये इंट्राडे ट्रांजैक्शन आप सेकंड डे बेच रहे हो तो क्या चले जाएगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा, फिर आइदर वो डेप्ट हो सकता है, वो इक्विटी हो सकता है, डिपेंड किस तरह से आप डील कर रहे हो। बाकी अगर सेम डे है तो बिजनेस इनकम के अंदर आएगा, अगर सेकंड डे में गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी किस तरह से समझना है कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है, डेप्ट ओरिएंटेड फंड्स है, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ईजी है। इफ होल्डिंग ऑफ इक्विटी इज मोर देन 65%, अगर आप कहीं भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100% इक्विटी है, कोई इशू नहीं है। पर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या है, अगर आपके कोई भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर इक्विटी पोर्शन उसका 65% से ज्यादा है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होगा। अगर आपका होल्डिंग लेस देन 65% है तो वो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होगा, जैसे कि लिक्विड फंड्स हुए, गोल्ड्स हुए, डिबेंचर्स हुए, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के। और इक्विटी, तो ये रूल हमेशा याद रखना है। अभी जैसे आप कहीं कंसल्टेंट के पास, कहीं सीए के पास चले गए, उसको बोलोगे भाई ये बता दे, तो वो खुद भी नहीं बता सकता, इसको आपको पोर्टफोलियो वाइज स्टडी करना पड़ता है। जहां इन्वेस्ट करते हो वो आपको बता सकता है कि भाई आपका जो फंड है वो इक्विटी ओरिएंटेड है या डेप्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इन्वेस्ट करने के टाइम पे वो ध्यान रखता है। या तो गूगल करके भी सर्च कर सकते हो, पता चलेगा कि आज के डेट में इस फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या चल रहा है डेप्ट इक्विटी का। अभी समझते हैं ईएलएसएस क्या है, वेदर इक्विटी ओरिएंटेड डेप्ट ओरिएंटेड। पहले तो नाम देखो, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, तो ये बाय डिफॉल्ट समझना आती है कि ये इक्विटी ओरिएंटेड ही है। इसके अंदर फायदा यह है कि आप डिडक्शंस क्लेम करोगे जब आप इन्वेस्ट करोगे, इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ईटीसी का बेनिफिट ले लेगा, पर रिडेम्पशन अलाउड है 3 साल के बाद में, और बीइंग इक्विटी स्कीम अप टू 1 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो से फॉर एग्जांपल आपने ईटीसी का बेनिफिट उठाने के लिए 1.5 लाख पूरा इन्वेस्ट करके रख दिया इसके अंदर, 3 साल के बाद जब इसको उठा रहे हो, से फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर गई,
तब आपको टैक्सेशन करना है, वो भी 2.5 लाख के ऊपर जाएगा तो, क्योंकि 1 लाख का आपका टैक्सेशन का स्लैब ऑलरेडी दिया है गवर्नमेंट ने, 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। जब 1 लाख से ऊपर जाओगे तब आपको जो मार्जिन आएगा 10,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, उसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से टैक्स भरना होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट गोइंग अबाउ 1 लाख रुपीज। थैंक यू। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। हैव अ गुड डे, बाय।